नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। निप्पॉन स्मॉल कैप में 26% का रिटर्न। तो क्या वक्त है पैसे रिडीम करने का या फिर 2 से 3 साल तक और बने रह सकते हैं? एसआईपी की रकम निवेशक क्या अपनी मर्जी से बदल सकता है? 2 साल में चाहिए 2 लाख रुपए, कहां निवेश करने से पूरा होगा ये लक्ष्य? और फंडनामा में इस हफ्ते हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि सेक्टर फंड में किसे निवेश करना चाहिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फाइनेंशियल रेडियंस के फाउंडर और सीएफपी राजेश मिनोचा। राजेश जी, स्वागत है आपका शो में, कैसे हैं? थैंक यू जी स्वाति, अच्छा हूँ मैं, और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ हमारी दर्शक तबस्सुम कश्मीरी जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। तबस्सुम जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंबई से ही बात कर रही हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरे 2 सवाल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे 4 साल के बाद में 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसके लिए मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मंथली में 3000 रुपीज दे सकती हूँ एसआईपी के लिए। अच्छा, तो इसके लिए मुझे कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करिए कि जिसमें मैं 3000 रुपीज मंथली दूं और आफ्टर 4 इयर्स मुझे जो 2 लाख रुपए की नीड है वो फुलफिल हो जाए। अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं 4 साल से पिछले निप्पॉन इंडिया का जो ईएलएस का फंड है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 4 साल से उसमें लॉस ही हो रहा था, तो रिसेंटली मैंने उसको सेल कर दिया। अच्छा। तो अभी जो उसका अमाउंट है 50,000 रुपीज, वो 50,000 रुपीज में लमसम एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि मार्केट जो है अभी इतना हाई है, तो इतने हाई मार्केट के अंदर मुझे अभी इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं अभी एफडी कर दूं, जब मार्केट गिर जाए उसके बाद में इन्वेस्ट करूं? और जब भी करूं तो ये 50,000 में कौन से म्यूचुअल फंड में करूं, उसका भी सजेशन चाहिए। और ये जो आपको 4 साल के बाद 2.5 लाख रुपए का जो टारगेट है, उसके लिए आप अभी कहीं निवेश कर, आपने मेल में लिखा था कि आप पीजीआईएम लो ड्यूरेशन फंड में पैसे डाल रही हैं। हाँ, वो मैंने स्टॉप कर दिया है। वो आपने स्टॉप कर दिया है जी। ओके। और इसके अलावा आपका कोई और निवेश है? पोर्टफोलियो में कुछ और फंड्स भी है तबस्सुम जी? हाँ, 1-2 और हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैंने मार्च में कोटेक का जो है वो मैंने फंड लिया था। नाम याद है आपको? नाम एग्जैक्टली मुझे भी पूरा याद नहीं है। कोई बात नहीं जी। ओके, तो आप जो ये लक्ष्य पूरा करना चाहती हैं 2.5 लाख रुपए, ये सिर्फ 3000 वाले निवेश से ही करना चाहती हैं, राइट? हाँ, 2 लाख भी चलेगा, ऐसा नहीं है। 2.5 लाख हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ इसी निवेश से, मतलब बाकी निवेश को आप इसमें नहीं ऐड कर रही? ओके, ठीक है। ओके राजेश, 2 सवाल है। एक तो ये मार्केट अभी इतना ज़्यादा अच्छी खासी ऊंचाई पर, और लोगों का सवाल हमेशा आता है कि इस ऊंचाई पर म्यूचुअल फंड के निवेशक भी सोचते हैं कि निवेश किया जाए या नहीं, जब लमसम की बात आती है। आपकी क्या सलाह होगी? मेरा तो यहाँ पे ये मानना रहेगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हो और अगर आपकी सेविंग से वो पैसा है, तो आपको लमसम में नहीं डालना चाहिए, उसको लिक्विड फंड में डालिए और वीकली बेसिस पे उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये पैसा इक्विटी फंड से ही निकाला है, जैसे कि अभी मेरे को बताया तबस्सुम जी ने कि इक्विटी फंड से निकाला है, तो अगर आपने हाई मार्केट पे निकाला है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हाई मार्केट पे ही हो रही है, और रिवर्स अगर लो मार्केट में निकाला है तो आपका लो में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। लेकिन आपका जो लक्ष्य है ये ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, तो इसके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ज्यादा अग्रेसिव फंड मत लें। मतलब जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हो गया या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, आपको ज्यादा रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, आपको सेफ्टी पे फोकस करना है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, क्योंकि 4 साल के बाद अगर मार्केट गिर जाता है तो फिर आपकी सारी
गेन्स लॉस हो जाएंगी उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान रखने के लिए कि सेफ्टी पे फोकस रखें और ज्यादा अग्रेसिव फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए इन्हें फिर? हाँ, मतलब आपने कहा कि आप बैलेंस मतलब हाइब्रिड फंड की तरफ देख सकते हैं फिर? हाइब्रिड क्या की जगह वो बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज हो गया या फिर डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। तो ये फंड्स अच्छे हैं। तो इनमें क्या होता है कि फंड मैनेजर इक्विटी से डेट में या डेट से इक्विटी में वो अपने आप ट्रांसफर इसमें करते रहते हैं। तो हमारे को फिर इतना सोचना नहीं रहता कि इस टाइम पे मार्केट हाई है या लो है, क्योंकि ये फंड मैनेजर अपने आप ही इसमें शिफ्ट करते रहते हैं। और अच्छी बात ये है कि इनका टैक्सेशन इक्विटी रिलेटेड टैक्सेशन होता है। अच्छा। और अगर वो फ्लेक्सी कैप अगर वो देखना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे कि यूटीआई इक्विटी है और उसके अलावा और पराग पारिक है का जो लॉन्ग टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, वो काफी अच्छा फंड है। तो इनमें से वो कोई भी फंड देख सकते हैं। ओके, ये टारगेट पूरा हो जाएगा क्या? 3,000 अगर ये हर साल हर महीने निवेश करती हैं तो 4 साल में क्या 2 लाख के आसपास जुड़ने की संभावना है राजेश? अगर बैलेंस एडवांटेज वगैरह में अगर फोकस रखती है तो 2 लाख के आसपास फिर भी शायद हो जाएगा। लेकिन जो इनका 2.5 लाख के लिए बोल रहे थे वो टारगेट होना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए ये जो टाइम है ये टाइम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है कि इनका टाइम हॉरिजन बहुत छोटा है। और जो कंपाउंडिंग जो होता है ना सर स्वाति जी, जो म्यूचुअल फंड में होता है, तो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है बहुत छोटा है। तो मेरे हिसाब से इनको सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, एक सवाल और आपसे राजेश, ये जो रिलायंस टैक्स सेवर वाला पैसा इन्होंने कहा कि अब इनके पास जमा हो गया है, उन्होंने वहाँ पे हालांकि एसआईपी बंद कर दी है, उस पैसे को भी इन्हीं दोनों फंड में आप या तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी या फिर बैलेंस एडवांटेज, इन्हीं दोनों में शिफ्ट करना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो की, लेकिन ये भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जैसा कि हम कहते हैं कि इक्विटी का पैसा पूरी तरह सेफ नहीं है, और तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी क्योंकि इनको बीच में कॉम्प्रोमाइज करना है रिटर्न और सेफ्टी के बीच। राइट। पूछे तो सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिटर्न पे फोकस ना करें, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो बहुत थोड़ा है इनका। ओके, ऑलराइट। तबस्सुम जी। हेलो। हाँ तबस्सुम जी, आपको क्लैरिटी मिल गई, जवाब मिल गया अपने सवाल? नहीं, मुझे एक थोड़ा डाउट था। मुझे ये पूछना था कि जैसे जो 3 साल 3,000 रुपीज मंथली की जो मैं एसआईपी चाहती हूँ, तो वो जो 4 साल का मेरा लक्ष्य है वो 2 लाख रुपए जमा करने का है। और जो 50,000 का मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ उसको मैं 8 से 10 साल दे सकती हूँ। ओके, तो 8 से 10 साल के लिए आई थिंक एक अच्छा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड जिसको हम कह रहे हैं, आप उसमें निवेश कीजिए। 8 साल का लक्ष्य टाइम फ्रेम इक्विटी में निवेश के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, जो मेरा ये जो 2 लाख रुपए मतलब 4 साल के बाद जो मुझे दी है, हाँ, तो वो 3,000 मंथली से मेरे 2 लाख का हो जाएगा। वो देखिए 10% रिटर्न के लिहाज से करीब आपके पास 1,75,000 के आसपास आ रहा है। 12% का रिटर्न मान के चलेंगे तो करीब 1,85,000 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर बढ़ा सकती हैं रकम तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ सोनाली जी जुड़ रही है फोन लाइन पे। सोनाली जी। हाँ जी, हेलो। बताइए, आप पैसे जोड़ना चाहती हैं 2 साल में 2 लाख रुपए? हाँ जी, ऑलरेडी मेरे 2 इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी। एक HDFC गोल्ड फंड में है डायरेक्ट प्लान में, उसमें 10,000 में किया था, और अभी मैंने 5,000 अभी लास्ट मंथ में किया था SBI ब्लू चिप में। तो एक्चुअली प्रॉब्लम एक्सिस ब्लू चिप आपने कहा? सॉरी कौन से ब्लू चिप फंड में? SBI ब्लू चिप फंड में, बट वो रेगुलर ग्रोथ प्लान। अच्छा। तो मेरा एक्चुअली मुझे मेरे मैरिज पे थोड़ा पैसा जमा है, तो मुझे 2 लाख का अमाउंट जमा करना था 3-4 साल में पॉसिबल। तो इसलिए मुझे जानना था कि मैं कौन से फंड में एग्जैक्टली निवेश करूं। कितना निवेश कर रही हैं आप इन दोनों फंड में सोनाली जी?
मेरा गोल्ड फंड में 10,000 का किया हुआ है और माफ SBI में कीजिएगा, आपकी 5,000 का आवाज है। बीच में ब्रेक हो जा रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप बताएं कितना निवेश किया है? गोल्ड फंड में मैंने 10,000 डाला हुआ है। ये जुलाई में डाला हुआ है लॉकडाउन में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ हाँ जी, कम अमाउंट किया है। और SBI ब्लू चिप फंड में भी 5,000 का निवेश है। ये भी मैंने अभी किया है लास्ट में। ये 5,000 SIP चल रही है एक बार निवेश? नहीं, ये लमसम ही है। अच्छा, और आप महीने में कितना पैसा निवेश कर सकती हैं? और अब मेरा सैलरी एक्चुअली 17 के हैंड आता है। मेरा बाहर ही मेरा खर्चा 6-7 हज़ार आता है पूरे महीने का, मेरा खुद का खर्चा। तो मैं मंथली 5,000 पे कर सकती हूँ। आप 5,000 महीने का निवेश कर सकती हैं और आपको 2 लाख चाहिए 3 साल में या 2 साल में? 2 साल में चाहिए। 2 साल में चाहिए। ओके, सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। राजेश बताइए क्या सलाह देंगे? 2 साल के लिए इक्विटी में निवेश सही तो नहीं लगता एकदम? आपने एकदम ठीक बोला है। 2 साल का टाइम हॉरिजन इक्विटी के लिए बहुत ही थोड़ा है। आई डोंट एडवाइज एनीवन फॉर इक्विटी विद लेस देन 4 इयर्स एक्चुअली। यू नो कि मिनिमम 4 साल का हॉरिजन रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपका रिक्वायरमेंट है और जैसा मेरे को समझ में आया है ये बहुत जरूरी इनका रिक्वायरमेंट है जो इनको 2 साल में चाहिए। तो अगर 2 साल में मार्केट गिर गया, हमने ऑलरेडी देखा था मार्च और अप्रैल में जब पैंडेमिक आया था तो क्या हुआ था, 40 से 50% मार्केट गिरा था। तो अगर उस टाइम पे भगवान ना करे कोई ऐसा इशू आ जाए यू नो कि जहां पे मार्केट एकदम गिर जाए, तो उसके बाद में इनका रिटर्न्स ही नहीं प्रिंसिपल में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेरी तो सलाह इनको वही रहेगी कि इतने थोड़े हॉरिजन के लिए प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, भले ये कह रही है कि लार्ज कैप है, बट लार्ज कैप में भी रिस्क तो बहुत है। तो उनको ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी सलाह रहेगी कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका टाइम हॉरिजन थोड़ा है। अगर टाइम हॉरिजन ज्यादा रहता तो अच्छा था। तो जैसे बैंकिंग एंड PSU होते हैं, लो ड्यूरेशन होते हैं, तो उसमें 2 लाख के लिए आपको करीब चाहिए होगा 7,800 रुपए महीना। तो PSU में जैसे IDFC का फंड हो गया या लो ड्यूरेशन में बिरला का लो ड्यूरेशन फंड है, तो ये फंड अच्छे हैं। तो अगर वो अपना निवेश का अगर थोड़ा बढ़ा सके, जैसे उन्होंने बोला कि 5,000 महीने का है और थोड़ा सा लंबा भी उन्होंने बोला है कि है, तो लेकिन 5,000 से बढ़ाकर अगर वो एटलीस्ट 7,500 अगर इसको कर दें तो थोड़े रिस्क में, थोड़ा जोखिम उठाने पे भी इनका गोल अचीव हो सकता है। मेरे हिसाब से पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें तो अच्छा रहेगा। ओके, और सभी निवेशकों को ये यहाँ पर और दर्शकों को ये सलाह कि जब आप इक्विटी में निवेश की सोचते हैं तो हमेशा बढ़े हुए मार्केट को ध्यान में रख के मत सोचिए। 2 साल 3 साल का जो समय होता है निवेश के लिए, वो इक्विटी में निवेश के लिए सफिशिएंट एकदम नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट राजेश मिनोचा। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम जी, फोन लाइन पर हैं। शुभम जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था और मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने रिसर्च करके पाया कि मतलब अभी मैंने 3 फंड्स में इन्वेस्ट किया है। लास्ट मंथ से ही चालू किया है मैंने। जो कि एक है पराग पारेख, एक है HDFC सेंसेक्स प्लान एंड एक है मीरा एसेट, जिसमें 1000 की 3 SIP है। एक ही इन्वेस्टमेंट गई है अभी नवंबर की। ओके, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि मेरा एक गोल है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद या मतलब जो भी टाइम फ्रेम है, मेरा प्लान है कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाऊँ, जिसके लिए आई नीड समवेयर अराउंड 15 लाख के आसपास। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए मेरे को जानना था क्या ये अचीवेबल है। मेरी एज अभी 24 है और मैं अभी वर्क करता हूँ, मैं सैलरीड हूँ और मतलब वही मेरे को जानना था क्या ये प्लान मतलब अचीवेबल गोल है और अगर है तो मेरे को कौन से चूज करने चाहिए फंड्स और मतलब कितना SIP करना चाहिए।
और इसके साथ साथ मेरे 2 क्वेश्चन और थे कि मेरी मदर और मेरा छोटा भाई है, तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि आप भी मतलब इन्वेस्ट करिए। तो मेरे छोटे भाई के लिए तो ऐसा मतलब ऐसा कोई गोल नहीं है, क्योंकि वो 20 इयर्स का है और मतलब बस वेल्थ क्रिएशन और आगे मतलब उसको कुछ करना है, तो उसके लिए उसको मतलब फंड रहे हैं उसके पास, इसलिए मतलब उसको इन्वेस्ट करवाने बोला है। और मदर का है कि रिटायरमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। कितने साल रिटायरमेंट में? हाँ, अभी वो 44 इयर्स की है। अच्छा, 43 सॉरी। ओके। तो उनकी जॉब वही बची है, मतलब आई थिंक 10-20 कुछ, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 15-17 साल के आसपास इनके पास वही अभी 15 है। साल। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये टैक्स सेवर फंड में भी SIP कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने टैक्स सेवर में किया था मीरा एसेट का एक, और अभी मदर और ब्रदर का कुछ नहीं किया है। ओके। और आपका और आप अपना जो निवेश है वो हर साल कुछ बढ़ा सकते हैं या फिर आप 3,000 ही रखेंगे उसको? नहीं, मैं बढ़ा सकता हूँ। एक्चुअली मैं मंथली 20% ऑफ माई इनकम कर सकता हूँ, जो कि समवेयर अराउंड 5,000-6,000 के आसपास होती है। चलिए, बढ़िया। और इसको फिर आप हर साल बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ जी, हाँ, सैलरी हाइक हर साल मिलती है, तो जितनी हाइक होगी उतने परसेंट से वो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। राजेश जी, हमने अभी कहा है कि 2 साल का नजरिया तो खैर बहुत कम है, कम से कम 4 साल। यहाँ पर इनके पास 5 साल लक्ष्य के लिए है और 15 लाख। यहाँ पर भी सलाह देंगे आप कि थोड़ा सेफ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लक्ष्य 5वें साल के बाद पूरा करना है तो हम मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि निवेश को जो वक्त मिलेगा वो 4-4.5 साल या 3-3.5 साल का ही मिलेगा बड़ा होने के लिए। हाँ जी स्वाति जी, आपने एकदम ठीक बोला है, क्योंकि निवेश का क्या है कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है और वो बहुत आगे जाके होती है। और इनका लक्ष्य जो इन्होंने 15 लाख का बोला है, मेरे हिसाब से अभी भी ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन एक बात ये है कि इन्होंने बोला है कि हर साल वो उसमें इंक्रीज डालते रहेंगे जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो लेकिन एक चीज मैंने ये नोटिस की है, जो क्वेश्चन आपने पूछा था स्वाति जी, कि इनके पास जो मिराई एसेट टैक्स सेवर है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि टैक्स सेवर में लॉक इन होता है, क्योंकि आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत निवेशक ये नहीं जानते कि ये लॉक इन ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्वेस्ट किया वहां से लॉक इन आपका स्टार्ट हो गया। जब जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका लॉक इन रहेगा 3 साल के लिए। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि मिराई एसेट टैक्स सेवर में डाला है, तो शुरू के 2 साल वाला पैसा तो वो निकाल सकेंगे, लेकिन जो 3rd, 4th और 5th ईयर में जो पैसा डालेंगे वो तो फिर लॉक इन में ही अटक जाएगा। तो अगर उनको वो पैसा चाहिए तो वो तो फिर उनको उस टाइम पे टैक्स सेवर में नहीं डालना होगा। उसके अलावा जो बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप बोला, या इंडेक्स फंड्स होते हैं, या फिर बैलेंस एडवांटेज होते हैं, लेकिन बैलेंस एडवांटेज में थोड़ा रिटर्न थोड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा डेट कंपोनेंट भी रहता है। लेकिन गोल अभी भी इनका बहुत अग्रेसिव है, जो 15 लाख का है। मेरे हिसाब से पूरा 15 लाख नहीं होगा, तो बाकी जो शॉर्टफॉल रहता है वो उनको लोन से ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि लोन पे आपको इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट होता है वो भी मिल जाएगा जब आप वापस आकर जॉब करेंगे। तो यहाँ पे सेफ्टी मेरे हिसाब से इनके केस में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी फंड्स अच्छे हैं। और हाँ, अगर इंटरनेशनल फंड्स, प्योरली इंटरनेशनल फंड, जैसे मोतीलाल के इंटरनेशनल फंड्स हैं या फ्रैंकलिन का फीडर फंड है, तो वो फंड अच्छे रहेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे ऐसे टैक्स सेवर के बदले एक इंटरनेशनल फंड इनके पोर्टफोलियो में होना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, तो वैसे तो अगर हम कहें तो पराग पारिक भाई 30% इंटरनेशनल एक्सपोजर, लेकिन 100% एक्सपोजर होने का फायदा वही रहेगा कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अगर कुछ होता है तो उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दो उसमें इक्विटी नहीं होगा, डेट टैक्सेशन होगा। और क्विकली इनके भाई और माता जी के लिए किस तरह के फंड में निवेश करें, अगर बता सके राजेश? हाँ जी, तो भाई के लिए तो कांग्रेचुलेशंस, इतनी छोटी एज में बहुत ज्यादा मेरे को लोग नहीं मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो उनका क्योंकि टाइम हॉरिजन बहुत है, तो उनके लिए अग्रेसिव फंड्स अच्छे रहेंगे, जैसे कि मिड कैप ले सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप भी ठीक रहेगा, इंडेक्स फंड्स भी ठीक रहेंगे, लेकिन एक फंड में नहीं डाल के उसको स्प्लिट करके, जैसे इन्होंने 3,000 पर मंथ शायद इन्होंने बोला था,
व्हाट ही कैन इन्वेस्ट, तो मेरे से 1,000 ईच करके वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। और जहां तक मदर का सवाल है, उनके पास अभी भी 16 साल बाकी है रिटायरमेंट के लिए, जो काफी लॉन्ग टर्म है। तो उनके लिए मैं मिड कैप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडेक्स फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये सब फंड्स अच्छे रहेंगे। लेकिन जैसे वो रिटायरमेंट के पास है, ये बहुत जरूरी है कि तब वो जितनी गेन्स हुई हैं उसको सेव वो करना स्टार्ट कर दें। तो वो पीरियोडिक बेसिस पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करके उस टाइम पे वो डेट फंड में डाल सकते हैं, जिससे जब उनको विड्रॉल करना हो तो मंथली विड्रॉल तो वो डेट फंड से कर लेंगे, तो प्रोटेक्शन। ओके, तो शुभम जी, आपको और आपके परिवार वालों को कहाँ निवेश करना है वो हमने बता दिया। नाम, कुछ ऑप्शंस आपको चाहिए होंगे, वो सब आपकी स्क्रीन पर है, आप प्लीज़ उसे नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना निवेश शुरू कीजिए। यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते हम अपने सभी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि निवेशक के पोर्टफोलियो में 10 से 15% सेक्टोरल फंड में जा सकता है, कुछ एकदम मना कर देते हैं। तो यहाँ राजेश, आपकी क्या राय है कि एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड की जगह है या फिर अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, हाँ जी, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मेरे को बहुत लोग पूछ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सेक्टर फंड में सबसे पहले तो जरूरत है एज प्रोफाइल, क्योंकि आपका क्या एज, आप यंग है या ओल्ड है। यंग है तो ठीक है, आपके पास टाइम हॉरिजन बहुत है, फ्लक्चुएशन सेक्टर फंड्स में बहुत होता है। तो दूसरा, आपको खुद एनालाइज करना चाहिए कि अगर मेरा फंड 60% भी अगर गिर जाता है तो क्या मेरे को रात को नींद आएगी। अगर नींद नहीं आएगी तो सेक्टर फंड आपके लिए नहीं है। और सेक्टर फंड क्या है कि ये बहुत डिफरेंट है, एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे मैंने पहले बोला फ्लेक्सी कैप, वो एक डाइवर्सिफाइड फंड है, थोड़ा लार्ज कैप में होगा, मिड कैप में होगा, सेक्टर फंड में होगा। इसमें एक ही सेक्टर में होगा, और अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं करता है तो फिर फंड मैनेजर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिडेम्पशन आएगा तो उस पर प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो फिर और उसमें रिटर्न गिरती रहेंगी। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेक्टर का आउटलुक क्या है फ्यूचर का, इसमें आप पास्ट रिटर्न्स मत देखें। जैसे इस टाइम पे हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी रिटर्न्स आई हैं पिछले 1 साल में, लेकिन क्या जब ये पैंडेमिक की प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी, क्या उसके बाद भी फार्मा अच्छा करेगा फ्यूचर में? तो सेक्टर फंड में आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर क्या आउटलुक है, और सारे सेक्टर फंड्स एक जैसे बिहेव नहीं करेंगे। ये होगा कि एक टाइम पे 1-2 सेक्टर अच्छा करेंगे, बाकी सेक्टर खराब करेंगे। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक बार डाला उसके बाद में भूल जाओ। इट्स नॉट लाइक अ डाइवर्सिफाइड फंड, कि अपने गोल के हिसाब से करो। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ही टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही आपको लगा कि जितना आपको रिटर्न चाहिए आपको वो रिटर्न मिल जाता है, उसके बाद में आपको उस सेक्टर से बाहर निकल जाना चाहिए। और जो ये लालच होता है ना, उस टाइम पे लालच नहीं करना चाहिए कि मेरा तो इतने अच्छा रिटर्न आ रहा है, फ्यूचर में और अच्छा आ जाएगा तो मैं पैसा रहने देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली बाय एंड होल्ड अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये टैक्टिकल है। आपका सेक्टर का आउटलुक क्या है फ्यूचर का, और जैसे ही वो आउटलुक अचीव हो जाता है, रिटर्न्स आ जाती हैं, उसके बाद हो सकता है कि सेक्टर नीचे चला जाए और फिर आपकी सारी गेन्स जो है सब वाइप आउट हो जाएंगी और तब वो सेक्टर लॉस में आ जाएगा। हम जैसे पहले थोड़े साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखे थे, आपको भी याद होगा, करीब 6-7 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की बहुत अच्छी रिटर्न्स आ रही थी। इस टाइम पे मार्केट्स अच्छी हैं बट वो बहुत नेगेटिव चल रही है। ओके, तो अगर सेक्टर के आउटलुक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, आपको पता हो कि ये सेक्टर अब ठीक करने वाला है, शायद इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, तभी आप वहाँ पर निवेश कीजिए। अदरवाइज़ किसी के कहने पे या पास्ट रिटर्न, जो अमूमन हम म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि एक बार चेक कर लिया जाए कभी भी किसी फंड में निवेश के पहले, तो वो यहाँ पर काम नहीं करता है। पास्ट रिटर्न अच्छा होने का ये मतलब होता है कि सेक्टर ऑलरेडी चल चुका है, अब आगे और कितना चलेगा इसके ऊपर सवालिया निशान जो कहते हैं वो लग चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।
थैंक यू वेरी मच, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू। और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। सवाल जहां आपको भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात भी कर सकें। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।